हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा हम कवर कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस, हमने मेटालिक करेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब ट्रेंड्स को कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस तो किया था, बट दैट वाज अ लॉन्ग पीरियड। हम डाउन द ग्रुप के लिए डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डाउन द ग्रुप। सो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डाउन द ग्रुप, सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे डाउन द ग्रुप आते हैं। तो फर्स्ट सीरीज को तो मैंने आपको याद करवाया था, साइंस टीचर वेरी क्यूट मैम, फ्री कोचिंग टू निक्स कजन। ठीक है, आई होप सबको याद हो गया हो अब तक। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अगर बात करूं स्कैंडियम के नीचे आता है इटर्बियम, लेंथेनम, जर्कोनियम, हाफनियम, टंगस्टन के आपके पास ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास गड़बड़ हो रहा है। वनेडियम, नायोबियम, टेंटलम। ठीक है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीडियम, रेनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। कॉपर के नीचे कॉपर, तांबा, चांदी, सोना, तो सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। अब हमें डिस्कस करना था बेटा कि डाउन द ग्रुप जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो कैसे वेरी करता है। लॉन्ग द पीरियड हमने डिस्कस किया था कि दो फैक्टर्स काम आते हैं, एक होता है जेड इफेक्टिव, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो जेड इफेक्टिव अगेन इंक्रीजेस, ये हम जनरली बात करते हैं। जनरली हम क्या कहते हैं? जनरली यहां पर मैं साइड पर लिख दे रही हूं, जनरली Z effective increases down the group, but number of shells also increases. अब हम हमेशा कहते क्या है कि अगर आपका Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो डोमिनेंट फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है एटम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। बट इन सब केसेस के अंदर अब आपके पास आती है एक्सेप्शन कि Z इफेक्टिव वाला जो केस है दैट इज मोर डोमिनेंट, दैट इज मोर डोमिनेंट। अगर मैं बात करूं इन सारे एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये हमने पढ़ा था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d ns। किसके लिए? n-1d में 1 to 10 और इसमें 0 to 2। अगर मैं बात करूं आपके पास ये कौन सा ग्रुप है, ये आपके पास कौन सा पीरियड है? दिस इज पीरियड नंबर 4, दिस इज पीरियड नंबर 5 एंड देन कम्स पीरियड नंबर 6। ठीक है, पीरियड 4 की बात करूं, जो आपके ऑर्बिटल जिस केस में फिल होते हैं वो कौन से होते हैं? 3d एंड देन 4s। पीरियड 5 की बात करूं तो 4d एंड देन 5s। पीरियड 6 की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर आपके पास 4f ऑर्बिटल भी आ जाता है। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है? 4f देन 5d एंड देन 6s। आपके पास अब कौन सा शेल आ गया है? एंटी पेनल्टीमेट शेल का f ऑर्बिटल।
ठीक है। अब हम एक बात तो हमेशा पढ़ते आए हैं कि s ऑर्बिटल के ऊपर न्यूक्लियस का पुल ज्यादा होता है देन p के ऊपर, देन d के ऊपर एंड देन f के ऊपर। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो न्यूक्लियस है वो ना तो f के ऊपर अपना पुल लगाएगा ना तो d के ऊपर अपना पुल लगाएगा, वो सारा का सारा पुल अपना किसके ऊपर लगा देगा, 6s के ऊपर, और उसको अपने पास बुला लेगा। तो इस केस में साइज ऑल्दो बड़ा हो जाना चाहिए था। क्यों बड़ा हो जाना चाहिए था? क्योंकि 6th शेल शुरू हो गया है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, ड्यू टू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब रुकावट करना, बीच में आना, इंटरवेंशन ऑफ 4f and 5d orbitals which have poor shielding, the nucleus largely attracts the 6s orbital towards itself। क्या हुआ, 4f और 5d की इंटरवेंशन की वजह से, जो कि ऐसे ऑर्बिटल है जो पुअर शील्डिंग करते हैं, 6s इज लार्जली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यानी कि 6s पे z इफेक्टिव क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब जो दो फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड इंक्रीज इन z इफेक्टिव, उसमें से z इफेक्टिव वाला जो फैक्टर है वो अब मोर डोमिनेंट हो गया है। क्यों? ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ पुअर शील्डिंग 4f ऑर्बिटल। आई होप ये क्लियर है। तो इसको लिख लेते हैं, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ 4f orbital which is why it is poor shielding का मतलब अपने आप को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ना करके अपने पीछे वाले की बलि दे देना, पुअर शील्डिंग। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को 4f नहीं पसंद। न्यूक्लियस को 4f क्यों नहीं पसंद? बिकॉज वो बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन उसमें भी 2 है, तो न्यूक्लियस नहीं चाहेगा कि वो एक बड़े ऑर्बिटल को पुल करे जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इट विल पुल small sized orbital having 2 electrons। तो intervention of 4f orbital ब्रैकेट में लिख लेंगे which is large sized and low charge density bracket close। so intervention of 4f orbital which has poor shielding effect causes the increase in effective nuclear charge on 6s। और इसी रीजन को, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 4f की अगर हम बात करें तो 4f की फिलिंग कहाँ से शुरू होती है, लेंथेनॉइड से, लेंथेनम से शुरू होती है, और उसके आगे जितने भी आपके f ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, जिसमें 4f की फिलिंग होती है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बीच के 4f की फिलिंग हुई, यानी कि जो बीच के लेंथेनॉइड्स थे, उनकी वजह से इन सबका साइज कम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई लेंथेनॉइड? बिकॉज लेंथेनॉइड आर 4f ऑर्बिटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज lengthenoid contraction और inner transition contraction। inner transition होते हैं नहीं, तो inner transition contraction। ठीक है, अब इस वजह से होता क्या है, आपके पास होता क्या है, अच्छा एक नई चीज बनाकर देख लेते हैं जो मुझे आती तो नहीं है।
ओके तो ओके ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। यानी कि ऑल्दो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हर केस में हो रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन से जो पीरियड 6 का साइज है वो कम तो हो जाएगा, बट कितना होगा? इतना होगा कि क्या वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को भी पार कर जाएगा, या इतना होगा कि फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, ये जितने भी बॉक्स के अंदर मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिक्रीज इन साइज y, क्योंकि 6s इज मोर पुल्ड, ये वाले ऑर्बिटल्स का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। ठीक है, अब बाकी केसेस में ये नहीं है कि वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रही है, वहां हो रही है बट इतनी भी नहीं हुई कि इनका साइज क्या हो गया, बराबर हो गया। उनका साइज एक्सपेक्टेशन से कम तो हुआ है बट बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, सो ऑल्दो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, ऑल्दो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बराबर हो जाता है। क्यों? न्यूक्लियस को 4f नहीं पसंद, तो वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ पुल करने की बजाय वो 4f को अपनी तरफ पुल करने की बजाय आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ पुल कर लेता है। इसको हम अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बेटा आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? आपके एटॉमिक साइज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक साइज इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी आपकी? कम ज्यादा हो जाएगी। क्यों? साइज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? अगर मैं बात करूं, यहीं पर लिख रही हूं मैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? कॉन्सिक्वेंसेस विल बी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डाउन द ग्रुप जाते जाते हम क्या कहते हैं कि साइज भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, देन मास भी बड़ा हो रहा है, तो मास और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस ट्रेंड्स पे भी फर्क पड़ जाएगा। क्यों? वॉल्यूम ऑफ एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम बड़ा होगा, यानी कि इसका और इफेक्ट किसके ऊपर हो जाएगा? डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, आई होप एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप आप सबको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए अगेन हमारे पास क्या आएंगे? ट्रेंड्स आएंगे। कहां तक आएंगे? 3 आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करेंगे, IE1, IE2, IE3। यानी कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितनी आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, सेकेंड टाइम कितनी लगेगी, देन थर्ड टाइम कितनी लगेगी। अगेन मैं एक बार के लिए आपके लिए 3D सीरीज को अगेन मेंशन कर देती हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो बेटा ये सीरीज तो मेरे को ऐसे ही याद होगी, बार बार पढ़ के हो जाती है, आपको भी हो जाएगी। इसके लिए निमोनिक्स याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इन सारे कंसेप्ट्स को बार बार लिख कर सारे आप ट्रेंड्स को याद करोगे। तो बहुत अच्छी निमोनिक्स एक हमने यहाँ पर बनाई है आयनाइजेशन एनर्जी को याद करने के लिए।
पहले हम ये देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कौन कौन से आपके फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर एक बार दोबारा से इसके फैक्टर्स को ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। अब वो एटम कैसा होना चाहिए? दैट एटम शुड बी आइसोलेटेड गैसियस एटम। दैट एटम शुड बी आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना विल नॉट बी आयनाइजेशन एनर्जी। सॉलिड को पहले आप गैस में लेके जाओगे, सब्लिमेशन एनर्जी का काम आएगा, देन उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन को निकलवाओगे दैट विल बी योर आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज द amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। आप सभी को पता है कि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको पहले आपको किस में लेके जाना है? आपको उनको गैसियस में लेके जाना है, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी का रोल आएगा। सब्लिमेशन एनर्जी का रोल आएगा, या मैं कहूँ हीट ऑफ एटमाइजेशन का रोल आएगा, ठीक है। सब्लिमेशन का रोल आएगा या हीट ऑफ एटमाइजेशन का रोल आएगा। देन उसमें से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाऊंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप ये डिफरेंस सबको क्लियर है, ठीक है, कि ये डेफिनेशन में हम ऐसा क्यों बोलते हैं। नाउ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन कितना एक न्यूक्लियस ने अपने आखिरी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखा है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना अट्रैक्शन है, उस पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। नाउ मोर द Z इफेक्टिव देन मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। ज्यादा पुल किया होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए, बिकॉज इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। पॉजिटिव में होगी तो प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, हम पढ़ते आए हैं। तो एक न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को कितना इफेक्टिवली जो है पुल कर रखा है, उतनी ही ज्यादा क्या लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मींस इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। और Z इफेक्टिव का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, इंक्रीज्ड Z इफेक्टिव कॉजेस डिक्रीज इन साइज। तो साइज भी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी अगेन ज्यादा लगेगी, यानी कि आई कैन ऑल्सो राइट इट एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगर सपोज करो साइज एक सेकेंडरी फैक्टर हो गया, अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, हाफ फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो क्या एक एटम अपने हाफ फिल्ड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ना चाहेगा? वो नहीं छोड़ना चाहेगा, चाहे उसका साइज का एटम का जो साइज है वो बड़ा है, यानी कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट इट विल नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू डिस्टर्ब द हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी एक और चीज पर डिपेंड करती है, इट इज एक्सचेंज एनर्जी। नाउ एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ते आए हैं। एक्सचेंज एनर्जी, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी कब होती है? जब मोर पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, D5 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ एक्सचेंज होगा। कितने वेज आएंगे? 4 वेज।
ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ, अगेन 3 मोर, 1 2 एंड 3, यानी कि टोटल 10 वेज ऑफ एक्सचेंजेस। और जितनी बार एक्सचेंज होता है उतनी बार एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी बार एनर्जी रिलीज होगी उतना हमारे लिए स्टेबिलिटी आएगी, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मोर नंबर ऑफ, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ जो है एक्सचेंजेस होंगे, यानी कि एक्सचेंज एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होगा, एक्सचेंज एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होगा। तो अच्छी बात है। अब D6 आ गया, पेयरिंग होनी शुरू हो गई, एक्सचेंजेस खत्म हो जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन कम हो गए, D4 हो गया, D3 हो गया, अगेन नंबर ऑफ फेज कम हो जाएंगे। तो D5 या D10 जिसमें सारे पेयर्ड है, उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है एक्सचेंज एनर्जी और दूसरा होता है सिमेट्री। अब अगर कहीं पर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है या सिमेट्री अच्छी खासी है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली नहीं छोड़ेगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन Z इफेक्टिव, साइज एंड एक्सचेंज एनर्जी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ D5 और D10, D5 और D10। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर मैं इसी को इरेज करके यहाँ पर बाकी के ट्रेंड्स लिखूंगी। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब हमें डिस्कस करना है फर्स्ट आपकी 3D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी को, 4D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी को एंड 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी को। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हो। बात कर लेते हैं बेटा सबसे पहले 3D सीरीज की। 3D सीरीज की तो 3D सीरीज के लिए एक निमोनिक्स याद रख लेना, एक निमोनिक्स याद रख लेना, और वो कौन सी है? टी कॉफी, टी कॉफी +2 पोजीशन, मतलब टी कॉफी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टी कॉफी? टी कॉफी में Ti इज फॉर टाइटेनियम, CO इज फॉर कोबाल्ट, Fe इज फॉर आयरन। अब जहां पर भी आपको टाइटेनियम दिखेगा आपको उसको कहां लेके जाना है? 2 पोजीशंस आगे। अब कॉफी में कॉफी को इकट्ठे लिखने का मेरा क्या मोटिव था? क्योंकि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में कोबाल्ट और आयरन प्लेसेस स्विच कर लेते हैं, जबकि आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले क्या आ रहा है? आयरन आ रहा है, देन कोबाल्ट आ रहा है। तो आपने क्या करना है? इन दोनों की प्लेसेस कर देनी है स्विच, और इन दोनों को उठा के कहां पटक देना है? आपको 2 पोजीशन आगे पटक देना है। वही बात करूं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम को भी आपको क्या करना है? 2 पोजीशंस आगे ले जाना है। अब एज वी डिस्कस्ड अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड बढ़ेगी। बट एक्सेप्शन कहाँ आएगी? टाइटेनियम, कोबाल्ट और आयरन पे। अब पहले सबसे पहले हम इस ट्रेंड को बना लेते हैं। तो इस ट्रेंड के अंदर क्या कह रहे हैं हम? सबसे पहले तो आएगा स्कैंडियम। अब अलोंग द पीरियड साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। देन टाइटेनियम आना चाहिए था, बट कौन आया? वनेडियम, क्रोमियम, देन टाइटेनियम, देन मैंगनीज। अब आना कौन चाहिए था? आयरन, कोबाल्ट। क्या करेंगे? पहले कोबाल्ट और आयरन, और फिर उसको कहां लेके जाएंगे? 2 पोजीशंस आगे। फिर आएगा निकल, देन आएगा कॉपर, देन आएगा उसके बाद कोबाल्ट, देन आयरन एंड देन जिंक। इतनी चीज मुझे लगता है सभी को याद इजीली हो जाएगी, सभी को इजीली याद हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये हमारी क्या है? एक्सेप्शंस है। एक तो हमारे पास कौन है? टाइटेनियम, और एक हमारे पास कौन है? हमारी कॉफी। ठीक है, तो ये दो क्या है आपकी? एक्सेप्शंस। नाउ रीजन फॉर दिस एक्सेप्शन, रीजन फॉर दिस एक्सेप्शन लाइज, अब हमने इससे पहले भी पढ़ा था रीजन क्या होगा? अगेन
अलोंग द पीरियड साइज का कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, कहीं जेड इफेक्टिव ज्यादा ओवर पावर कर रहा है, कहीं आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ओवर पावर कर रही है। तो फर्स्ट सीरीज जो है उसको आपको एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि हम सारे फैक्टर्स को लगा के थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ एक्सेप्शन को याद कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या रहेगा? रीजन विल बी irregular atomic size and इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इस वजह से हमारी 3D सीरीज में क्या आ गई? एक्सेप्शन आ गई। आई होप ये सबको क्लियर है। ओके तो बेटा बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो हमने लास्ट 3D सीरीज पे खत्म किया था। आई होप सबने नोट डाउन किया होगा, नहीं नोट डाउन किया था तो प्लीज उसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, 3D सीरीज की बात कर ली थी हमने, एक बार दोबारा से मैं वो सारी सीरीज लिख दे रही हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3D सीरीज में हम बात किसकी कर रहे थे? आयनाइजेशन एनर्जी 1 की, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 के अंदर हमने ये ट्रेंड लिख लिया था क्या कि टाइटेनियम और आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट आयरन होके 2 पोजीशंस आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या निमोनिक्स किए थे हमने? टी कॉफी अपनी पोजीशन से 2 पोजीशंस आगे, ठीक है। और क्या बन गया था हमारे पास? स्कैंडियम, देन वनेडियम, देन क्रोमियम, देन टाइटेनियम, देन मैंगनीज, देन उसके बाद निकल, के बाद कॉपर एंड देन उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और जिंक। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है? आयनाइजेशन एनर्जी 2 को देखना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की अगर मैं बात करूं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अब इट हैज ऑलरेडी रिमूव्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बारी है। अब इसके लिए जो निमोनिक्स हम याद करेंगे दैट विल बी, क्या हो जाएगी? कर्जा। नाउ कर्जा से हमारा मतलब है क्रोमियम और जिंक। क्रोमियम अपनी पोजीशन से 2 पोजीशन आगे और जिंक अपनी पोजीशन से 2 पोजीशन पीछे, +2 -2। हम इजीली याद कर सकते हैं। क्या करना है हमें? क्रोमियम को हमें लेकर जाना है 2 पोजीशंस आगे और हमें जिंक को लेकर आना है 2 पोजीशंस पीछे। दैट्स इट, ठीक है। तो अब हमारी सीरीज क्या बन जाएगी? सीरीज विल बी सबसे पहले स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वनेडियम। क्रोमियम को 2 पोजीशन आगे लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आयरन के बाद आएगा क्रोमियम, देन उसके बाद कोबाल्ट, देन उसके बाद जिंक, देन उसके बाद निकल एंड देन उसके बाद कॉपर। प्लस साइन लगा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके हैं। अब एक्सेप्शन हमारे पास कहाँ कहाँ आई? 2 जगह पर एक्सेप्शन आई, एक थी हमारी क्रोमियम पे और एक आई थी हमारी जिंक। अब इन दोनों पे एक्सेप्शन क्यों आई है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा जी क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s1। और जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो कौन से ऑर्बिटल में से होगा? 4s में से होगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? आर्गन 3d5 4s0। Now it is half filled, it is stable, it has high exchange energy, therefore ये अपने d5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज होने नहीं देगा।
इस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ गई। तो क्या लिखेंगे हम, हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिंक की एक्सेप्शन हमारे पास आ रही है। तो जिंक प्लस, जिंक की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो फुल्ली फिल्ड है, 4s2 3d10, 4s2 3d10, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4s में से जाएगा तो 3d10 4s1। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और Zn2 प्लस बना ले, तो बेटा क्या बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन 3d10 फुल्ली फिल्ड सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। किसी को नहीं पता सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है तो सुन लो। आर्गन पे हम इसको, आर्गन को क्या बोलते हैं, नोबल गैस। क्यों, क्योंकि इसका थर्ड शेल फिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, जिसमें कौन कौन आता है, 3s और 3p आता है, जिसमें हम 3d को काउंट नहीं करते क्योंकि 3d तो फोर्थ शेल के बाद चला जाता है। तो 3d की बात करेंगे तो तब तक तो फोर्थ शेल आ चुका होगा। तो हम क्या मानते हैं कि नोबल गैसेस वो हैं जिनमें आपके p ऑर्बिटल तक सारे इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड है, यानी कि 3s और 3p फिल्ड है। अब जब इसने 4s के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, जो इसका 3d ऑर्बिटल था जो बाद में आ रहा था वो भी फिल हो गया, तो सारा का सारा थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड है। 3s ऑलरेडी फिल्ड था, 3p ऑलरेडी फिल्ड था, 4s के लूज होने के बाद अब 3d भी फिल्ड हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो नहीं बोलेंगे, इट विल बी सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए ये अपनी आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर देगा। आई होप आयनाइजेशन एनर्जी 2 आपको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 3 पे। आयनाइजेशन एनर्जी 3 पे क्या पढ़ेंगे हम कि अब उसको थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर चुका है। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो आई होप सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करें और दोबारा से लिख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 3 पे। ना आयनाइजेशन एनर्जी 3 का मतलब अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी लूज कर चुका है, अब बारी है थर्ड इलेक्ट्रॉन की, थर्ड इलेक्ट्रॉन की। अब इसके लिए जो निमोनिक्स आपको याद करनी है, दैट विल बी आयरन मैन। पता होगा सबको आयरन मैन का, आयरन मैन। आयरन से हमारा मतलब Fe ऑब्वियसली, मैन से मैंगनीज, तो आयरन हमारा 2 पोजीशंस आगे, मैंगनीज हमारा 2 पोजीशन पीछे। आयरन 2 पोजीशन आगे, मैंगनीज 2 पोजीशंस पीछे। तो आयरन, बेटा इसको एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेना, आयरन 2 पोजीशन पीछे, मैंगनीज 2 पोजीशन आगे। ठीक है, पहले केस में हमने क्या पढ़ा था, +2 +2। नेक्स्ट केस में क्या पढ़ा था, +2 -2। अगले केस में क्या पढ़ रहे हैं, -2 +2। यानी कि आयरन 2 पोजीशंस आगे अगर पीछे अगर जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंगनीज अगर 2 पोजीशन आगे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कोबाल्ट के इधर, और आयरन कहां आएगा, क्रोमियम से पहले, यानी कि बीच में कौन आएगा, क्रोमियम और कोबाल्ट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्या हमारी जो फाइनल ट्रेंड होगा क्या बन जाएगा, स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वनेडियम, देन कौन पहुंच गया हमारा आयरन, देन कौन पहुंच जाएगा हमारा क्रोमियम, देन मैंगनीज तो कोबाल्ट से आगे चला गया, तो मैंगनीज, देन सॉरी कोबाल्ट, then manganese,
देन निकल, कॉपर, जिंक एज यूजुअल। ठीक है, किस किस ने हमें यहाँ पर गड़बड़ दिखाई? हमें गड़बड़ दो लोगों ने दिखाई। एक तो आयरन ने जो 2 पोजीशन पीछे चला गया, और एक मैग्नीज ने जो 2 पोजीशन आगे चला गया। ये याद करना आई थिंक सबके लिए इजी हो जाएगा। पहले में टी कॉफी, अगले में कर्जा, नेक्स्ट इज आयरन मैन। ठीक है, अगेन मैंने आपको बार बार बोला है एक्सेप्शंस याद कर लो, रीजंस हम खुद बना लेंगे। अब रीजन बनाना है हमें, तो आयरन की आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो गई? आयरन की आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो गई? अब बात कर लेते हैं ये सारे कौन से हैं, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। इनको थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। ये कौन से हैं? 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, इनको थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो अगर मैं Fe2+ की बात करूं, Fe2+ का एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियस सी बात है 26 होता है। 26 का मतलब 3d6 4s2, कब? न्यूट्रल एटम के केस में। और जब अगर मैं बात करूं इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो क्या बन जाएगा ये? 3d6 4s0। नाउ आफ्टर लूजिंग one more electron, it will form 3d5. After losing one more electron, it will form 3d5. और ये क्यों नहीं बनाएगा? तो ये इतनी इच्छा से बनाना चाहेगा कि अपनी आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर देगा, अपनी आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर देगा। क्यों? हाफ फिल्ड होने के लिए, हाफ फिल्ड होने के लिए। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब मैग्नीज इतना आगे क्यों चला गया? मैग्नीज इतना आगे क्यों चला गया? Mn2+ पूछ लेते हैं क्या दिक्कत हो गई थी। तो मैग्नीज 2+ में बात की जाए, मैग्नीज न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d5 4s2। अगेन इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव होंगे? 4s में से। तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5 4s0, which is already half filled। तो वो अपनी हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को खराब नहीं करना चाहेगा, सो वो हाफ फिल्ड रहना ही पसंद करेगा। और क्या नहीं करेगा? थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो डज नॉट इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन, डज नॉट इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आयनाइजेशन के ट्रेंड्स आपको क्लियर है। ठीक है, बहुत सिर्फ ये 3 निमोनिक्स याद करनी है, टी कॉफी, कर्जा, आयरन मैन, और आपके तीनों आपके जितने भी आपके आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स है वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और थोड़े से हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कंपाउंड्स की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।